नमस्कार, हमारे न्यू कृषि टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिमला मिर्च की खेती के बारे में। तो शिमला मिर्च में कौन कौन सी खाद की ज़रूरत होती है, वो कितने दिनों की होती है, इसमें लगने वाले बीमारियां तथा सिंचाई कितने दिनों में करना होता है, कौन सा बीज का चयन करें, भूमि की तैयारी कैसे करें, इसमें रोपाई किस प्रकार करें एवं कितने दिनों में करें, एवं सिंचाई यानी कि नींदानाशक खरपतवार को हटाने के लिए कौन से स्प्रे का यूज़ करें। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अगर वीडियो में नए हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए। तो किसान भाइयों, शिमला मिर्च की खेती पहली जो खेती होती है जून से जुलाई के बीच में किया जाता है, और दूसरी जो होती है अगस्त से सितंबर के बीच में इसकी रोपाई की जाती है, और तीसरा जो होती है नवंबर से दिसंबर के बीच में इसकी खेती की जाती है। शिमला मिर्च की जो खेती होती है वो 75 दिन के बाद आपको उत्पादन देना शुरू कर देते हैं, और इसकी जो खेती होती है वो लगभग 110 दिन तक अच्छे उत्पादन देते हैं। 110 से 120 दिन के बीच में अच्छे उत्पादन देते हैं। तो सबसे पहले बात ये आती है कि हम बीज का चयन कौन से करें। जो बीज का चयन करें वो अधिक हमारे लिए बेटर हो, जो जिसमें कि रोग प्रतिरोध क्षमता ज़्यादा लगे, और 1 एकड़ में कितने ग्राम बीज का यूज करें। तो कैलिफोर्निया वनर 1 एकड़ में ये होता है जो सामान्य बीज होता है। 1 एकड़ में आपको ये ले लेना है 750 ग्राम से 850 ग्राम। और जो जब हाइब्रिड का बीज का चुनाव करते हो तो उस टाइम आपको ले लेना है, चाहे कोई भी हाइब्रिड का बीज हो, 200 से 250 ग्राम आपको पर एकड़ के हिसाब से इसका बीज का चुनाव कर लेना है। तो एक कंपनी ऐसा है जो सेमिनस की 1865, ये जो होती है आपको पर एकड़ में 200 से 250 ग्राम इसका बीज लेना रहता है। और ये जो बीज होता है अधिक उत्पादन वाला होता है, और इसमें रोग प्रतिरोध क्षमता ज़्यादा होते हैं किसान भाइयों। तो एक आप इसको ये ले लेना है, या आप इसको नहीं लगाना चाहते हो तो अपने एरिया के हिसाब से जो आपको बेटर लगे उसे आपको यूज़ कर लेना है। तो ये तो हो गई बीज की बात। अब बात कर लेते हैं कि इसके नर्सरी स्टेज में हमें कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, कौन कौन से खाद डालने होते हैं, एवं इसकी नर्सरी की तैयारी कैसे करें। ध्यान देने वाली इसमें कुल 6 बातें हैं जो नर्सरी स्टेज में हमको ध्यान देना होता है। तो पहला जो होता है आपको ले लेना है प्रो ट्रे 104 क्वालिटी। ये आपको ले लेना है जो ब्लैक कलर का आता है, जिसमें हम एक एक बीज को डालेंगे, उसके बाद इसमें हम पौधे को विकसित करेंगे। ये जो नर्सरी स्टेज होता है। और दूसरी ले लेना है नारियल का बुर्दा यानी कोकोनट पैड। और तीसरा जो इसमें मुख्य रूप से लगता है नीम खली यानी कि नीम का पाउडर। और चौथा जो है नीम कीटनाशी, इसको ले लेना है नीम पेस्टिसाइड। और चौथा जो पांचवा जो बात है इसमें आपको ले लेना है ट्राइकोडर्मा या सुडोमोनास, या छठवा जो है बीज। तो किसान भाइयों, पहले आपको ले लेना है प्रो ट्रे, जिसमें बीज का आप जैसे कि वीडियो में देख रहे हो उसी प्रकार से आपको कर लेना है। और सभी खादों को एक प्रकार 10 किलो आपको गोबर खाद ले लेना है, उसमें थोड़ी सी मिट्टी, और 10 किलो आपको ले लेना है नीम का खली यानी कि नीम का जो पिसा हुआ रहता है वो। और आपको ले लेना है नारियल का बुर्दा। नारियल का बुर्दा से इससे होता है कि हमारे जो पौधे के जड़े का विकास है वो अच्छे से होता है, एवं नर्सरी स्टेज में नमी अच्छी मात्रा में बनाए रखते हैं, और जो ज़्यादा जल होते हैं वो नीचे ट्रे के माध्यम से नीचे हो जाते हैं, और जो बचा हुआ रहता है वो नारियल का बुर्दा में समा जाता है, जिससे नमी अधिक टाइम तक के रहता है और जिससे जड़ों का विकास अच्छे से होता है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं उस प्रकार से करीब आपको कोई अच्छे से वैरायटी ले लेना है, और एक एक या दो दो बीज आपको डाल देना है ट्रे के अंदर। करीब 60 से 8 दिनों में शिमला मिर्ची की जो बीज है वो जर्मिनेशन हो जाता है। इस दौरान हमें किसी भी फंगीसाइड का उपयोग नहीं करना चाहिए, और हर दिन कोहरे से पानी देना
यानी कि फुहारे से पानी देना अनिवार्य है। तो 15 दिनों के बाद कुछ पौधे जो है इस प्रकार दिखाई देते हैं। 15 दिनों के बाद हमें थोड़ा हल्के मात्रा में यानी कि NPK 1% ले लेना है और इसे हल्के फुहारे से आपको स्प्रे कर देना है करीब 15 दिनों बाद। साथ में हमें ले लेना है ह्यूमिक एसिड, 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देना है, क्योंकि ह्यूमिक एसिड से जड़ों का विकास बहुत अच्छे तरीके से होते हैं और ये नेचुरल होते हैं और वर्गिक पौष्टिक खाद के रूप में भी काम करते हैं। अब आपकी शिमला मिर्च कुछ 25 दिनों के अंदर में कुछ ऐसे दिखाई दे जाते हैं और इस टाइम हमें कोई भी फंगीसाइड का उपयोग नहीं करना होता है। 20 से 21 दिन के पहले हमें कोई भी फंगीसाइड का उपयोग नहीं करना होता है। अब 21 से 25 दिन के अंदर में नर्सरी में आप डाल सकते हो अमोनियम यानी कि फंगीसाइड। नर्सरी में ही डालें। फंगीसाइड जो दवा है वो 21 से 25 दिन के अंदर फंगीसाइड दवा ही डालें। अगर आप इसका यूज़ नहीं करना चाहते हो तो नीम का तेल आता है, नीम ऑयल, आप उसको डालें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके पौधों के रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने में और आगे चलकर फल देने में। ये तो हो गई नर्सरी की बात। अब बात कर लेते हैं कि खेत की तैयारी कैसे करें। एक प्रकार से बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि खेत की तैयारी कैसे करें। कई किसान भाइयों को खेत की तैयारी करने का विधि भी पता नहीं है। तो आइए चलिए आपको ले चलते हैं कि खेत की तैयारी कैसे करें, हम आपको वो भी बता देते हैं। सबसे पहले आपको खेत की तैयारी के लिए करीब 2 से 3 बार अच्छे से गहरे जुताई कर लेनी होती है। 2 से 3 बार गहरे जुताई करने के बाद उसको आपको कल्टीवेटर या रोटोवेटर के माध्यम से आप उसको मिट्टी को भुरभुरे कर देना। भुरभुरे करने से ये होता है कि मिट्टी का जो उपजाऊपन रहता है वो बना रहता है और उसमें नमी अधिक टाइम तक से स्रोत करके रखते हैं। तो आप इसकी जो रोपाई की भूमि की तैयारी जो होती है आप 2-3 प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि 3 फीट चौड़े और लंबाई आप जितनी ले सको 3 फीट चौड़े रहने चाहिए। 3 फीट चौड़े के बाद 1 फीट नीचे गड्ढे रहना चाहिए, जिससे कि जो अधिक पानी जो जल का भराव हो वो गड्ढे के माध्यम यानी कि बेड के नीचे हिस्से से निकल सके। और दूसरा जो होती है वो कि 1 फीट की ऊपर आपको एक बेड बना लेनी है, फिर 1 फीट की नीचे वाली बेड तैयार कर लेनी है और फिर 1 फीट ऊपर वाली बेड। इससे ये होता है कि इस बेड में बहुत ही आपको सुविधा मिलती है। आप इसमें ड्रिप सिस्टम भी आसानी से कर सकते हैं और जो सिंपल पानी का तरीका होता है आप इसको यूज़ भी कर सकते हो। तो ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है हमें बहुत बेटर लगा है, इससे वैज्ञानिक विधि में इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें के अब बात कर लेते हैं रोपाई की बात कर लेते हैं किसान भाइयों। तो रोपाई की आपको ले लेना है। रोपाई के टाइम आपको पहले से खेत में जब लास्ट जुताई चालू हो उस समय आपको फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास और गंधक आपको ले लेना है। करीब 50 से 100 kg पर एकड़ के हिसाब से आपको पहले से छिड़काव कर लेना है। अब आप पोटास या इन रासायनिक कीटों का उपयोग नहीं कर रहे हों तो आप 2 से 3 से 4 ट्रॉली सड़ी हुई कंपोस्ट गोबर खाद ही डालें। इससे आपकी उर्वरक शक्ति ज़मीन के जो है अच्छी तरीक़े से बनी रहती है और अच्छी तरीक़े से आपको बेनिफिट भी देखने को मिलता है ऑर्गेनिक खेती में। तो आइए अब बात कर लेते हैं इनकी रोपाई किस प्रकार करें। तो इसकी रोपाई करीब 45 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए किसान भाइयों, और 90 सेंटीमीटर पौधे में लगाना अनिवार्य होता है अगर हाइब्रिड का पौधा है। तो रोपाई की जो कार्य होती है वो नर्सरी स्टेज में 30 दिनों के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि इस 30 दिनों के बाद में उसका जड़ का विकास जो नर्सरी स्टेज में रहता है उसका जड़ का विकास बहुत अच्छे से हो जाते हैं। और जड़ जब आप रोपाई करते हो तो करीब खेत में नमी की मात्रा जरूर रहना चाहिए। तो 30 से 35 दिनों के बाद यानी कि 16 से 20 सेंटीमीटर पौधे की ऊंचाई हो जाती है या 4 से 6 पत्तियां पौधों में दिखाई देती है, तब ही इनका रोपाई करना चाहिए।
क्योंकि इस टाइम रोपाई करने से आपकी जड़ें जो है वो जल्द से मिट्टी में पकड़ लेगा और ग्रोथ करने लगेगा। रोपाई से पहले हमें एक काम और कर लेना चाहिए, जिसे कि आपको कार्बोनिडिजियम या में डुबाकर करीब कार्बोनिडिजियम में 0.2% में आपको घोलकर इसकी जड़ें को डुबाकर आपको मिट्टी में लगाना रहता है, क्योंकि पौधा जो है नर्सरी से निकला रहता है, उसे वातावरण में घुलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इस कारण से जो सिथिल ब्लास्ट जो बीमारी होते हैं वो सब इन्हीं के कारण आते हैं। आप इसमें कार्बोनिडिजियम में डुबाकर रोपाई करें, इससे क्या है कि फंगीसाइड लगने की चांस नहीं आएंगे। जब पौधे का रोपाई हो जाए तो आप इसमें हल्के मात्रा में NPK यूज़ कर सकते हैं, जो कि पौधों के आपको 7 से 8 मीटर की दूरी में देना होता है। इससे पौधों में का जड़ों का विकास अच्छे से होता है, वह मिट्टी में इसका जड़ जल्दी से मिल जाते हैं और ग्रोथ करते हैं और नए कलियाँ भी उगाकर देते हैं NPK। ये तो हो गई रोपाई की बात। अब बात कर लेते हैं सिंचाई। तो इसकी सिंचाई कितने दिनों में करनी चाहिए और किस प्रकार करनी इस चाहिए, वीडियो में हम और बात ये कितने दिनों के लिए अच्छा रहता है। तो किसान भाइयों, सिंचाई गर्म के मौसम होने पर आप 7 से 8 दिन के बीच में आप इसका लगातार सिंचाई कर सकते हैं, तथा ठंडे की मौसम में आप 10 से 15 दिन बाद ही सिंचाई करें, क्योंकि ठंड के मौसम में नमी का मात्रा बना रहता है, ऊपर से शीत ऋतु रहता है, तो ये नमी को स्टोर करके रख लेते हैं। ये तो हो गई सिंचाई के बाद कितने दिनों में सिंचाई करनी होती है। अब बात कर लेते हैं खरपतवार। खरपतवार की बात कर लेते हैं, जिसमें कि आपको 2 से 3 से 4 बार आपको, अगर आपकी खेत के अनुसार से आपके खेत में अगर खरपतवार ज़्यादा उगाई देता है तो 3 बार निंदाई इसकी ज़रूर करें। अगर आप निंदाई से बचना चाहते हैं तो कुछ रासायनिक दवाई जो आती है जो खरपतवार नाशक होते हैं, जैसे कि फ्लूक्लोरीन की मात्रा जिसमें रहता है, इस दवाई का नाम है बासलीन, मिला देना है। या इसमें आप ये नहीं मिला, इसका स्प्रे नहीं करते हैं तो पेंडिमेथिलिन 3.25 मिलीलीटर पानी में डालकर प्रति हेक्टेयर के दर से रोपाई के 7 से 8 के दिनों के अंदर में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि रोपाई करने के बाद आपको पहले जो काम रहता है सिंचाई देनी रहती है, उसी टाइम इसका खरपतवार उगने की चांस रहते हैं। तो आप इसे खरपतवार उगने से पहले आपको इसको ले लेना है और खेत में इसको छिड़काव कर देना है। पहला जो है फ्लूक्लोरीन आपको इसको लेना है, या आपके क्षेत्र में ये नहीं मिल रहे हैं तो आपको ले लेना है पेंडिमेथिलिन 3.7 लीटर पानी में घोलकर आपको पूरे पर हेक्टेयर में आपको ये छिड़काव कर लेना है। इससे आपके खेत में खरपतवार देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप रासायनिक दवाई का उपयोग करते हैं खरपतवार के लिए तो आप सिर्फ इसका उपयोग 2 ही बार करें, तीसरे बार में आपके पौधों को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल जाएगा। तो 2 ही बार इसका उपयोग करें खरपतवार नाशक का। ये तो हो गई खरपतवार नाशक की बात। तो पौधों की वृद्धि एक बहुत ज़रूरी बात होती है। तो पौधों की वृद्धि के लिए आप रासायनिक उपयोग कर सकते हैं। तो पौधों की वृद्धि के लिए आपको ले लेना है जो सबसे पहले जो सबसे बेस्ट जो दवाई आता है पौधे के फुटाव के लिए, कलियाँ बढ़ाने के लिए, तो पहला तो है NPK। आप इसको पहले से यूज़ कर चुके हो, तो जड़ें मजबूत तो हो ही गया है, आपको मजबूत करना है उनकी डालियों को। तो इसके डालियों को मजबूत करने के लिए आप ले सकते हो ट्राइकोंटानॉल, यानी कि ट्राइकोंटानॉल 1.25 या ppm 1.25 मिलीग्राम लीटर पानी में घोलकर रोपाई के 20 दिन बाद अवश्य डालें इसे। इससे आपकी जड़, तना मजबूत, सभी चीज़ें जो पौधे का एक एक भाग होता है वो पत्तियों से रोग प्रतिरोध क्षमता भी ये दवाई बढ़ाने का काम करता है। ये स्प्रे डालना ना भूले। और करीब करीब पौधा जब फल देने के टाइम होता है, यानी कि 60 से 80 दिन के बीच होता है, तब आपको एक बार फिर इसका दूसरा वर्जन आपको डालना होता है, जैसे कि NAA10 या ppm 10 मिलीग्राम
60 से 70-80 दिन के बीच में आपको ये डालना ही होगा। इससे पौधों में फिर से एक नई जान आ जाती है और पौधे का जो तना होता है, कलियाँ होता है और फूल लगने की ये जो विधि होती है वो अधिक मात्रा में होती है। जब आपके खेतों में 1-2 फल छोटे छोटे दिखाई दे तो उस टाइम पोटाश डालना बिल्कुल ना भूलें। आप ले सकते हैं, नैनो पोटाश के नाम से भी आता है दवाई, आप उसको यूज़ करके स्प्रे में इसी के साथ मिलाकर Na10 यानी कि APM 10 मिलीग्राम में पोटाश मिलाकर उसका छिड़काव बिल्कुल कर ले। क्योंकि पोटाश का काम होता है जो फल को अच्छे से लाना और बड़ा बड़ा लाना और वजन लाना। तो पोटाश कोई भी चीज़ हो या किसी भी चीज़ की खेती कर रहे हो तो आप उसमें फल लगने के टाइम पोटाश का छिड़काव जरूर कर ले। ये तो हो गई पौधों को वृद्धि करने की बात। अब ये बात कर लेते हैं पौधों को सहारा देना। तो प्रति फल लगने पर आपको पौधों को सहारा देना होता है। जैसे कि बीच बीच में आप 1-2 बल्लियाँ गड़ियाकर उसमें रस्सी के माध्यम से पौधे को सहारा देना ना भूलें। अगर सहारा नहीं देते हो तो बिल्कुल आपका पौधों का जो तना का जो बीज भाग होता है वो कटकर अलग हो जाएगा। तो ऐसा करना अनिवार्य है, बीच बीच में आपको पौधों को सहारा देना ही होगा। अब जो मुख्य जो बात आती है वो है बीमारी। तो इसके लिए बीमारी के लिए कौन कौन सी बीमारी लगती है और कौन कौन से हमें दवा का यूज़ करना चाहिए, तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन सी बीमारी लगता है। तो सबसे पहले जो बीमारी होता है, जो पत्तियां जो होती है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जो पत्तियां जो होती है ऊपर की ओर मुड़ा हुआ दिखाई देता है तो उसमें रहता है थ्रिप्स बीमारी। आप इसके लिए जब आपकी पत्तियां में हल्के फुल्के थ्रिप्स दिखाई दे तो आपको ले लेना है डाइफोंटाजाइम। आपको डाइफोंटाजाइम ले लेना है और इसको छिड़काव कर लेना है। और जो अधिक ग्रसित रोग पौधे होते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जो अधिक फंगीसाइड वाला पौधे हैं, उस पौधों के 1-2 पौधों को आप उखाड़ कर फेंक सकते हो। इनके लिए कोई दवा आपका काम नहीं करेगा, चाहे कितनी से भी कितनी महंगी दवा का यूज़ कर लो, इसमें आपको कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। उससे अच्छा ये है कि जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो उस प्रकार की ये फंगीसाइड आप लग जाता है तो उस पौधे को तुरंत उखाड़ कर जमीन में गाड़ देना चाहिए या बहुत दूर, खेत से करीब बहुत दूर जाकर इसको फेंक देना चाहिए और हाथ को अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद आप दूसरे ही पौधों को छुएं, अन्यथा उस पौधे में भी आपको ये रोग देखने को मिल जाएगा। तो पहला जो बीमारी था वो थ्रिप्स था, दूसरा तो आप ये था फंगीसाइड वाला, और तीसरा जो बीमारी होती है जो कि पत्तियां जो है नीचे की ओर मुड़ा रहता है उसे कहते हैं माइट। माइट बीमारी जो होती है किसान भाइयों, आप इसके लिए कोई भी मकड़ी वाला जो कीट आती है जिसमें प्रोपोकोनोजाल ऐसे कुछ मिला रहता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो माइट बीमारी के लिए। ये सभी प्रकार के पौधे में होता है माइट बीमारी, चाहे धान की बीमारी हो या आलू की खेती कर रहे हो उसमें भी ये बीमारियां देखने को मिलती है। और तीसरा जो बीमारी आती है वो है फंगस। फंगस की बीमारी के लिए किसान मित्रों आपको हर हफ्ते, यानी कि जब ठंड के मौसम में हर हफ्ते आपको फंगीसाइड का एक स्प्रे जरूर चला लेना है। कोई भी फंगीसाइड दवा हो या कोई भी स्प्रे हो। फंगीसाइड की स्प्रे करने से ये होता है कि जो फंगीसाइड डालने पर एक परत बना लेता है फंगीसाइड का, जो फंगीसाइड आगे बढ़ने नहीं देता है। और तीसरा जो आता है सफ़ेद मक्खी। ये जो मक्खी होते हैं माइट के भी होते हैं, माइट की तरह ये भी नीचे मुड़ जाते हैं पत्तियाँ, और इसके लिए आप दवा यूज़ कर सकते हो माइट, यानी कि सफ़ेद मक्खी हल्के फुल्के दिखाई दे तो आप इसमें ले सकते हो विवेट। दवा का नाम जो है विवेट है, आप इसको ले सकते हो। और जो आप इसके यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो एक और दवा है नो वायरस। हम लोग इसी का यूज़ करते हैं, जो नो वायरस दवा है तो सबसे पहले हम लोग इसी के यूज़ करते हैं किसान भाइयों। और ठंड के मौसम में एक बीमारी और आती है जो है फल सड़न। ये भी एक बीमारी है, इसके लिए आप ले सकते हो अमीस्टार टॉप। और एक और जो बीमारी है शाखा
सड़न यानी कि तना जो है वो भी सड़ जाते हैं, जो फल लगे हुए रहते हैं तना वो भी सड़ जाते हैं। उसके लिए आप इन दोनों के लिए आप अमिस्टार डाल सकते हो। इसमें ये रोग लगने की सबसे मुख्य कारण होते हैं फास्फोरस की मात्रा अधिक हो जाने के कारण ये फल सड़न यानी कि तना सड़न, सूखा सड़न ये लग जाते हैं फास्फोरस की अधिक मात्रा होने के कारण। किसान भाइयों, आपको इसके लिए ले लेना है अमिस्टार टॉप। बाकी टाइम के लिए आप फंगिसाइड का उपयोग करते रहिए बीच बीच में, तो आपको कोई भी कीड़ देखने को नहीं मिलेगा। ये तो हो गई बीमारी की बात। अब बात कर लेते हैं इसकी हार्वेस्टिंग की बात। तो इसकी हार्वेस्टिंग के लिए आपको 60 से 75 दिन में आपको इसको तोड़ाई की जो काम है वो चालू हो जाती है। और इन सब बात को ध्यान में रखकर आप इसकी शिमला मिर्च की यानी कि कैप्सिकम की अच्छे से खेती कर सकते हो किसान भाइयों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना बिल्कुल